नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 का पाठ 6 रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक का अगला भाग करने जा रहे हैं। उसमें है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो आपके जैसे लिखने के लिए चाहिएगा तो वहां लिख भी दें आप, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा यह घटना या क्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे वनस्पति तेल है, उसमें अगर हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है तो क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी बनता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ये निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तीर के निशान पे जो लगा रहे हैं ये क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक है। अब अपन बात करते हैं यहीं पर उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता तो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। तो पहले तो इसकी परिभाषा के अंदर ही विशिष्ट एक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। एक विशेष होता है, विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो उत्प्रेरक क्या काम में आया? निकिल उत्प्रेरक। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। दूसरा है ये सूक्ष्म मात्रा में ही बहुत प्रभावी होते हैं। और उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, यानी शुरू नहीं करता है। प्रारंभ नहीं करता है, परंतु बल्कि वेग को परिवर्तित कर देता है। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, यानी वेग को क्या तो बढ़ाता है या फिर अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। उत्कर्मणीय अभिक्रियाओं में, जो उत्कर्मणीय अभिक्रिया मैंने बता चुका हूं आपको पहले, उत्कर्मणीय अभिक्रियाओं में
क्रियाओं में उत्पन्न अगर वो प्रतीक दोनों दिशाओं में चलती है, अगर एव प्रतीक दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है, समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमण अभिक्रमण में एक अगर और प्रतीक दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। जो उत्प्रेरक है वो निश्चित ताप पर ही अधिक क्रियाशील होता है। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित तापमान पर अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। यानी कि तापमान चेंज होने पर, ताप के बदलने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है या चेंज हो जाती है, क्रियाशीलता प्रभावित होती है। यानी चाहे तो कम हो जाए या फिर बढ़ जाती है। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते इनके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनके उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई अंतर नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अपन बात करें कि उत्प्रेरक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। यानी उसके वेग को क्या तो कम कर दें या फिर बढ़ा सकते हैं। उत्प्रेरक की विशेषताएं, एक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। जैसे वनस्पति तेल से घी बना रहे हैं तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही यह होगा। उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में ही पर्याप्त होता है, इसकी अधिक मात्रा की जरूरत नहीं है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है बल्कि वेग को परिवर्तित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र व प्रतीक दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय है, वैसे ही दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक एक निश्चित तापमान पर अत्यधिक क्रियाशील होता है। ताप के बदलने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन व मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब अपन स्क्रीन छोड़ लेते हैं।
उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था जैसे कोई पदार्थ ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरक या फिर समांगी उत्प्रेरण। ये जो घटना होगी समांगी उत्प्रेरक वाली, ये क्या कहलाएगी? समांगी उत्प्रेरण। भी पूछे तो भी उत्प्रेरण। फिर इसका बात, इसकी बात मैं यही कर लेता हूं। वे पदार्थ, परिभाषा लिख देता हूं, चलो एक बार बाद में देखेंगे। फिर है विसमांगी उत्प्रेरक। विसमांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरक, वह जो घटना होगी या क्रिया होगी वह क्या कहलाएगी? उत्प्रेरण कहलाएगी। दूसरा है क्रिया। क्या है? क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आपके सिलेबस में। धनात्मक उत्प्रेरक, एग्जाम्पल ऑफ MnO2 और NO। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कर लेते हैं? बढ़ाते हैं, तो वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक जैसे ग्लिसरॉल एथेनॉल कहाँ काम करते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, वेग को क्या कर देते हैं? कम। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तीसरे हैं सवतः उत्प्रेरक। इस प्रकार के अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्पाद जो बनता है वही उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्रिया की गतिशीलता को बढ़ा देता है, का कार्य करता है। ये है सवतः उत्प्रेरक। फिर है जैव उत्प्रेरक। इसमें अपन बात करें एंजाइम की। एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये हो गई। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण अपन एक एक करके देखते हैं, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लें एक साथ, लेकिन एक बार लिखें जरूर। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी उत्प्रेरक। वे पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसको ऐसे लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक मैंने बताया था आपको, क्रिया कारक या अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो? अवस्था एक समान हो क्या कहलाते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं।
और यह क्रिया और यह घटना या क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे मेथिल एसीटेट CH3 COOCH3 की अभिक्रिया अगर मैं जल से करवाता हूं तो मेथिल एसीटेट ये भी क्या है, लिक्विड एंड द्रव, ये भी क्या है, द्रव लिक्विड। HCl की प्रेजेंट में HCl क्या है, एक्वस या जलीय विलेन है। तो क्या बनेगा, CH3 COOH प्लस CH3OH, दो उत्पाद बन गए। इससे ये अलग हो गया। इसमें से ये जल हमेशा टूटता है किसमें, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो इसका जो OH है वो इसके CH3 से जुड़ता है, CH3 से जुड़ गया तो ये क्या बन गया, मेथेनॉल बना। OH किसका सिंबल है, मेथेनॉल का। और ये क्या बना, एसिटिक अम्ल बोलते हैं CH3COOH को। इसकी भी भौतिक अवस्था क्या है, एक्वस या लिक्विड, ये भी क्या है, जलीय। तो देखो इनकी सभी की जो अभिकारक है ये भी लिक्विड में है, ये भी एक्वस भी एक तरह से लिक्विड ही है, जलीय विलेन है। तो HCl है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये भी क्या है, जलीय। और CH3COOH एसिटिक अम्ल और मेथेनॉल दोनों ही क्या है, एक्वस है, जलीय है। तो इसमें अभिकारक, उत्पाद और क्रिया उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान है। तो इसे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है, समांगी उत्प्रेरण। दूसरा है विसमांगी उत्प्रेरक। देख सकते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं असमान है। ऐसे ही परिभाषा सेम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या क्रियाकारक भी कर सकते हैं आप इसको, क्रियाकारक या अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वह विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है, विसमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तथा यह घटना, यह क्रिया या घटना, यह क्रिया विसमांगी उत्प्रेरण कहलाती है, उत्प्रेरण समझ आई बात। यानी कि जिसमें भौतिक अवस्थाएं तीनों की समान हो वह तो समांगी उत्प्रेरक, भौतिक अवस्थाएं असमान हो वो विसमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखना आप, वनस्पति तेल, ये कैसा होता है, लिक्विड। फिर इसके अभिक्रिया में हाइड्रोजन किससे कराता हूं, गैस से। उत्प्रेरक क्या लेते हैं, निकिल ये क्या है, सॉलिड, ठोस, सॉलिड को बोलते हैं ठोस, ये उत्प्रेरक है इसमें। फिर उसके बाद में बनता क्या है, वनस्पति घी बनता है, जिसकी भी भौतिक अवस्था कैसी होती है, ठोस, सॉलिड होता है। तो इसमें देखो अभिकारक ये है, तो इसकी भौतिक अवस्थाएं लिक्विड, गैस, फिर उत्प्रेरक की सॉलिड, वनस्पति घी की भी सॉलिड। तो तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है, तो वो क्या कहलाता है, विसमांगी उत्प्रेरण। ऐसा ही जैसे
N2 प्लस 3H2 की अभिक्रिया मैं करवाता हूँ फेरस की उपस्थिति में। ये एबर विधि में अमोनिया बनाने की विधि है। 2NH3 अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। तो ये क्या है? सॉलिड। उत्प्रेरक क्या है? सॉलिड। ये भी क्या है? गैस। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। और अमोनिया भी क्या है? गैस। लेकिन इसमें जो उत्प्रेरक है उसकी भौतिक अवस्था अलग है तीनों उत्पाद और अभिकारक से। तो ये भी क्या है? एक विसंवांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो इस प्रकार इसको एक बार नोट कर ले। आप देखेंगे आसान सी परिभाषा है कि तीन चीजें होती हैं, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। तीनों एक समान है, तीनों की भौतिक अवस्था एक समान है तो समांगी उत्प्रेरक। अलग अलग है तो विसंवांगी उत्प्रेरक। परिभाषा आप ऐसे ही लिखना है। आपसे पूछते हैं कई बार इसके पश्चात है क्रिया के आधार पर जो मैंने 4 प्रकार बताए थे। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक परिभाषा सभी की लगभग बता देता हूं। वह उत्प्रेरक वे पदार्थ, इसमें ऐसे लिख दो आप, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति या वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? यानी वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक हैं वो क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। इसका उदाहरण मैंने वहां ही बता दिया था, आप फिर लिख लें एक बार। MnO2 और NO। एग्जाम्पल देख लो एक बार। 2SO2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? SO3। 2SO3। तो देखो यहाँ संतुलित तो है, सल्फर 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन ये हो गए 6। तो ये NO की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को के वेग को बढ़ा देते हैं। ये NO यहाँ उत्प्रेरक की बाती का ये करता है, सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसके वेग को। अगला है आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक। आप इसमें परिभाषा वैसे लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, यह जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, ग्लिसरॉल जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ग्लिसरॉल की उपस्थिति में इसमें टूट जाता है। 2H2O जल व ऑक्सीजन O2 में टूट जाता है। तो ग्लिसरॉल यहाँ क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी कि ग्लिसरॉल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की दर को कम कर देता है।
इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संग्रहण करने के लिए ग्लिसरॉल के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है? ग्लिसरॉल के अंदर रखा जाता है। पूछ सकते हैं आपको कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसके अंदर संग्रहित करके रखा जाता है? ग्लिसरॉल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। उसमें सूक्ष्म मात्रा में क्या मिला देते हैं? ग्लिसरॉल मिला देते हैं। अब दूसरा उदाहरण है CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म क्या करता है? वायुमंडल की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है? COCl2 फोस्जीन गैस बनाता है। विषैली गैस है। फोस्जीन गैस क्या है? विषैली गैस है। विषैली गैस बनाता है। क्या बनाता है? विषैली गैस बनाता है। बाहर क्या निकल गया? 2HCl। देखिए आप, CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है? फोस्जीन गैस बनाता है। तो ये विषैली प्रकृति गैस होती है। इसकी अभिक्रिया को, इसकी दर को कम करने के लिए क्या बनाते हैं? इसमें एथेनॉल मिलाते हैं। एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल C2H5OH इसका सूत्र है। एथेनॉल इसके अंदर मिलाते हैं, जो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। तो ऑक्सीकृत नहीं होगा तो फास्जिन गैस भी कम मिलेगी, यानी क्लोरोफॉर्म को एथेनॉल के विलयन में रखा जाता है, जिससे फास्जिन जो विषैली गैस है वो कम मात्रा में बनती है। इस अभिक्रिया की गति को एथेनॉल क्या कर देता है? कम कर देता है। एथेनॉल क्या कर देता है? इस अभिक्रिया की गति को कम कर देता है। इसके पश्चात अगला आता है सवतर उत्प्रेरक। ये क्या होता है? जो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की बाध्यकारी करता है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करता जो रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है, वह सवतर उत्प्रेरक कहलाता है। सवतर उत्प्रेरक कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही क्या करने लग जाता है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाता है, और वह सवतर उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एथिल एसीटेट होता है CH3COO2H5, एथिल एसीटेट। अपन ने जो समांगी उत्प्रेरक उसमें मेथिल एसीटेट को पढ़ा था। इसकी अभिक्रिया अगर मैं जल से करवाता हूं तो क्या बनता है? CH3COOH एसिटिक अम्ल बनता है। और एक क्या बनता है? C2H5OH एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बनता है। अपन ने यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी यहाँ उत्प्रेरक काम में नहीं दिया है। ये एसिटिक अम्ल है, यही इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? ये उत्प्रेरक की बाध्यकारी करता है। उत्प्रेरक की बाध्यकारी करने लग जाता है। ठीक, करने लग जाता है। तो इस प्रकार आपने पढ़ा धनात्मक उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक लाते हैं, MnO2 और NO। आप उदाहरण देख सकते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ग्लिसरॉल को
हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ग्लिसरॉल के अंदर रखा जाता है और क्लोरोफॉर्म को एथेनॉल के विलयन में रखा जाता है ताकि इसकी वेग को कम कर देते हैं, इसके गठन की दर को कम कर देते हैं। स्वतः उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाता है, इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करवाने पर इस प्रकार से उत्पाद बनते हैं जो एसिटिक अम्ल है, जो उत्प्रेरक की भांति ही कार्य करने लग जाता है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। इसके आगे चलते हैं। फिर आता है जैव उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर चौथा जो प्रकार है उत्प्रेरक का वो है जैव उत्प्रेरक, या फिर एंजाइम भी कह सकते हैं इसको। वे पदार्थ जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव जो उत्प्रेरक हैं, जैव उत्प्रेरक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें एग्जाम्पल में अपन देखें तो यूरिया जो है NH2CO NH2 की अभिक्रिया, यूरिया की अभिक्रिया अगर मैं जल से करवाता हूं, किससे? जल से। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक है। ये यूरिएज है वो जैव उत्प्रेरक है। इसमें क्या बनेगा? 2NH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बन गई। ये यूरिया का सूत्र है, आप इसको याद रखें। यूरिया, इसका जल से प्रतिक्रिया करवाने पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अमोनिया बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो यूरिया की अभिक्रिया इससे करवाई। अब दूसरा है जैसे माल्टोज, अपने पाचन तंत्र में पढ़ा, माल्टोज ग्लूकोज में बदलता है। किसकी उपस्थिति में? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। यह जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। इस प्रकार वे पदार्थ जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव जटिल कार्बनिक यौगिक या पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो यूरिएज और माल्टेज, इस प्रकार इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। क्रिया के आधार पर भी आपका उत्प्रेरक हो चुका है।
इसके पश्चात आते हैं उत्प्रेरक वर्धक या और प्रेरक विष। क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक के साथ मिला देते हैं तो अभिक्रिया की गति को या वेग को बढ़ा देते हैं। स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक के साथ मिलाने से उस अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं तो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। आप इसको लिख लें, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलाने से अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, सभी उत्प्रेरक नहीं होते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। जैसे अपने बनाया था वनस्पति तेल से, क्या बनाया था? हाइड्रोजन की उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में बनाया था अपने वनस्पति घी बनाया। ये तो आप सभी को याद होगा कि वनस्पति तेल से क्या बनाया था? निकेल की उपस्थिति में वनस्पति घी। इसमें अगर मैं कॉपर मिला देता हूं, क्या मिला देता हूं? कॉपर मिला देता हूं, कॉपर धातु। निकेल तो यह है उत्प्रेरक, ये तो क्या है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, और कॉपर मिलाने से उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। ये उत्प्रेरक वर्धक यानी इसकी गति को, इसकी अभिक्रिया के वेग को और अधिक बढ़ा देता है। ऐसे ही अपन ने क्या था? N2 + 3H2 अमोनिया बनाई थी। इसमें अपन ने फेरस उत्प्रेरक काम में लिया था, तो क्या बनी थी? NH3 2NH अमोनिया बनी थी। अमोनिया की अगत विधि है बनाने की। तो इसमें अगर मोलिब्डेनम अगर मिला देते हैं तो ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा। तो फेरस जो है वो उत्प्रेरक की बाध्यकारी कर रहा था, मोलिब्डेनम मिलाने से इस अभिक्रिया की गति और अधिक तेज हो जाती है, जिससे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं मोलिब्डेनम को। इसमें उत्प्रेरक इसमें वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलाने से अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, वह वे उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। वे पदार्थ उत्प्रेरक
विष कहलाते हैं, विष कहलाते हैं। यानी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं और स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। क्रियाशीलता को भी क्या कर देते हैं, कम। तो वनस्पति तेल था, इसमें मैंने क्या बनाया, हाइड्रोजन मिला करके अपने यहाँ कॉपर मिलाया था। तो ये इस उदाहरण में आप ये लिखिए आप एक बार, जैसे N2 + 3H2 की उपस्थिति में क्या बना, अमोनिया बना, 2NH3। किसके ऊपर उत्प्रेरक कौन होता है इसमें, Fe, फेरस, आप सभी को पता है। अब इसके साथ अगर मैं कोबाल्ट मिला देता हूं, यहां क्या मिला रहे थे, मोलिब्डेनम मिला रहे थे, मोलिब्डेनम मिला रहे थे। अगर मैं यहाँ कोबाल्ट मिला देता हूं, तो ये क्या करेगा, इस अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करेगा, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करेगा, इस अभिक्रिया की गति को कम कर देगा। इस प्रकार आपके उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में जो अंतर है पूछते हैं, तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक के साथ मिलाने से उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, निकिल के साथ कॉपर और फेरस के साथ मोलिब्डेनम, अमोनिया विधि और वनस्पति घी बनाने में। अब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम। वे पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। फेरस के साथ अगर कोबाल्ट मिलाते हैं तो अमोनिया बनाने की विधि में उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा, अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। इस प्रकार अगला एक वीडियो छोटा सा है जिसमें अपन इसके 2018, 2019 और 2020 में आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। आप जब तक इसको एक बार नोट डाउन करें और